हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम यूनिट 3 की कॉग्निटिव प्रोसेस का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन इन डिटेल में देखेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि अटेंशन डील किया है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन भी डील किया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में दिया है। अगर आपको इन डिटेल में और थ्योरी पर्पस से, एग्जाम पर्पस से अगर आपको पढ़ना है तो आप ये वीडियो रिफर कर सकते हैं। इसमें मैंने इन डिटेल में डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन और मेथड ऑफ अराउजिंग अटेंशन, फैक्टर एंड कंडीशन फेवरेबल फॉर कैप्चरिंग अटेंशन, ये तीनों एक ही बात है, कुछ भी कह लो इनको। तो कुछ सर्टन कंडीशन होती है किसी इंडिविजुअल में अटेंशन को प्रोड्यूस या कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस या फैक्टर्स अवेलेबल है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जिससे कि उसका अटेंशन या तो प्रोड्यूस होता है या कंट्रोल होता है। सेकंड होता है इंटरनल फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जो किसी इंडिविजुअल के इंटरनल में या अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो उसके अटेंशन को प्रोड्यूस करते हैं या उस पे कंट्रोल टाइप्स के एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो सबसे हम पहले वन बाय वन सारे फैक्टर्स डील करेंगे। सबसे पहले है नेचर ऑफ द स्टिमुलाई। तो कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे अटेंशन को इफेक्ट डालते हैं, है ना, हमारे अटेंशन पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द स्टिमुलस। All type of stimulus are not able to evoke the same degree of attention. An attractive stimulus should always be chosen for capturing maximum attention. A picture attracts attention more rapidly than words. Among the pictures of human beings, especially beautiful women or handsome men, capture more attention than those of animals or objects. It has been found that in a comparison with other sensation, color and sound attract more attention. तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि कोई भी स्टिमुलस, उसका नेचर कैसा है, उस पर हमारा अटेंशन डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि सारी चीजों से या सारे स्टिमुलस या एनवायरमेंट में जो सारी चीजें प्रेजेंट है, हमको सेम टाइप का हमारा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करती है ना। जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया है कि कोई भी अट्रैक्टिव चीज हमारा ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट करती है या हमारा अटेंशन उसकी तरफ ज्यादा जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बताया कि अगर कोई एक ब्यूटीफुल फीमेल की पिक्चर है ना, इन कंपेरिजन टू मैन, तो हमारी ज्यादा फोकस हमारे किसकी ओर जाएगा? फीमेल की ओर जाएगा। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा अटेंशन उस पर कितना मेंटेन रहेगा। और बहुत सारे स्टडीज में भी फाउंड हुआ है कि जहाँ पे कलर और साउंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। सेकेंड है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है, इस पे भी हमारा अटेंशन डिपेंड करता है। तो कैसे? इन कंपेरिजन टू वीक स्टिमुलस एंड इंटेंस स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, आर अटेंशन बिकम इजीली डायरेक्टेड टू अ लाउड साउंड, ब्राइट लाइट और अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो यहाँ पे बताया कि इंटेंसिटी कितनी है, कोई भी स्टिमुलस या कोई भी क्या बोल सकते हैं कि किसी कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उस पे उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस पे हमारा अटेंशन डिपेंड करता है ना। तो अगर उसकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत इंटेंस है तो हमारा ध्यान वो इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और कोई बहुत ज्यादा लाउड साउंड बज रहा है, जोर जोर की आवाज आ रही है, या कोई स्मेल आ रही है स्ट्रॉन्ग, या कोई लाइट जल रहा है नाइट के टाइम में, तो आपका ध्यान बहुत इजीली उसकी ओर चले जाएगा। तीसरा है साइज ऑफ दिस स्टिमुलस। As a general ruler, bigger size object in the movement environment are more likely to catch our attention than a small object. A small size on a very big background also attract the attention. इसमें बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज पे अपना अटेंशन बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई इन्वायरमेंट में बड़ी सी साइज का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी उसकी ओर चले जाता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल। लेकिन अगर बड़े से बैकग्राउंड में कोई छोटी सी चीज है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाने के लिए आती हूँ और अगर एक क्लासरूम में मैं जाके बोर्ड के बीचों बीच एक छोटा सा होल बना दूंगी चौक से, व्हाइट चौक से, तो आपका अटेंशन डायरेक्टली चलेगा कि मैम ने ये होल, ये व्हाइट कलर का डार्क सर्कल क्यों बनाया है ना। तो या तो इसका ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए तो हमारा ध्यान डायरेक्टली चले जाएगा। अगर जैसे कि आप कॉलेज डेली आते हैं लेकिन कॉलेज में बड़ी सी फ्रेम लगा दी कहीं पे, तो आप डायरेक्टली देखोगे, नोटिस करने लग जाओगे। और दूसरा, अगर मैं क्लास में आती हूँ और क्लास में आके मैंने बोर्ड पे कुछ, इसके सेंटर में व्हाइट कलर का कुछ बना दिया है ब्लैक बोर्ड पे, है ना, तो बड़ा सा बैकग्राउंड पे मैंने छोटा सा कुछ बनाया है, तो उसमें भी आपका अटेंशन जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्ट्रास्ट, चेंज और नोवेल्टी। Change and variety strike attention more easily than routine. We do not notice the ticking on the watch, but it arrests our attention as soon as it stops. Any changes in this stimulus to which we have become adapted immediately capture our attention. इसमें बच्चों ये बात बताया है कि कुछ भी कॉन्ट्रास्ट, मतलब कोई भी दो चीजों के बीच में अगर कोई चेंज होता है, कोई बदलाव आता है, तो हम उसको बहुत जल्दी नोटिस करते हैं। कुछ डिफरेंट अगर होने लगता है तो बहुत जल्दी नोटिस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम कभी भी घड़ी की टिक टिक को, आवाज को कभी नोटिस नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाती है तो हमारा ध्यान उसकी ओर जाने लग जाता है कि घड़ी बंद हो गई है ना। डेली रूटीन में हम डेली घड़ी की तरफ बार बार ना अगर नहीं भी देखे, है ना, लेकिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी आवाज आना बंद हो तो हमारा ध्यान अचानक से सडनली उसके पास जाने लगता है कि ये घड़ी बंद हो गई है। Novelty means something new or different. It attracts attention very easily and is closely related to change. A new building, a new teacher are example of common
नॉवेल्टी, तो नॉवेल्टी का मतलब होता है कोई भी डिफरेंट, है ना? कोई भी अगर डिफरेंट चीज आपकी एनवायरनमेंट में होती है तो आपको बहुत जल्दी आपका अटेंशन उस ओर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है तो आपका ध्यान अचानक से जाएगा, कोई क्लास में नई टीचर आई है तो आपका अटेंशन बहुत जल्दी उनकी तरफ जाएगा कि ये कोई टीचर है जो हमको नई दिख रही है कॉलेज में। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारा अटेंशन बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस। तो बच्चों इसमें ये बताया है कि जो हमारा स्टिमुलस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी लोकेशन क्या है, उस पे भी हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान बहुत फोकस करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताया है कि जितना ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि स्टिमुलस फोकस्ड रहेगा, फ्रंट में रहेगा, उतना हमारा ध्यान उस पर ज्यादा जाएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर में आने वाले एडवर्टाइजमेंट, फ्रंट पेज पे जो एडवर्टाइजमेंट आता है उस पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, लेकिन जो लास्ट पेज में या फर्स्ट के बाद वाले पेजेस में आता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि वो हमारे आई के कॉन्टेक्ट में बार बार नहीं आता। तो जो हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट है उस पर हमारा ध्यान बार बार जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस। रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज आपके सामने बार बार रिपीट हो रही है तो आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। तो यहाँ पे समझाया गया है कि we may ignore stimulus at a first instance, but when it is repeated several times it capture our attention। ठीक है। एक आधी बार अगर कोई गलती होती है तो हमारा ध्यान उसमें नहीं जाता, लेकिन बार बार कोई अगर गलती करेगा तो हमारा ध्यान उसमें जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया कि किसी बच्चे ने अगर एक पैराग्राफ लिखा, उसने एक स्पेलिंग को एक ही बार गलत लिखा है, तो हो सकता है कि कॉपी चेक करते हुए मेरा और आपका ध्यान नहीं जाए, लेकिन बार बार अगर वो स्पेलिंग गलत करता है, बार बार वो रिपीटेड मिस्टेक को रिपीट करता है, तो जरूरी है कि मेरा ध्यान उस पर चले जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके फ्रेंड से आप एक साथ लंच करते हो तो कोई उल्टे हाथ से खाना खाता है ना? तो आपका शायद आप पहली बार उसके साथ खाना खाओगे तो आपको उतना ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन डेली डेली अगर आप नोटिस करोगे कि अरे ये तो डेली उल्टे हाथ से खाना खाती है, तो आपका ध्यान उसके ऊपर चले जाएगा। ये है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस से भी हमारा अटेंशन इफेक्टिव होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको मैं क्लासरूम में कोई क्लासेस पढ़ाऊंगी जस्ट, तो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन अगर आपको वीडियो के थ्रू, जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हो या वेब सीरीज देखते हो, तो उसकी स्टोरी आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है ना? तो अब हमारा स्टिमुलस कितना मूवमेंट करता है उस पर भी हमारा अटेंशन जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप रेडियो पे कोई चीज, कोई मूवी की स्टोरी सुनते हैं तो आपको उतनी जल्दी वो याद नहीं होगी, आपको वो बहुत बोरियत महसूस करवाएगी। वहीं कहीं आप अगर मूवी अगर देखते हो टीवी में तो क्या रहेगा, आपको स्टोरी भी याद रहेगी और आपका उसका अटेंशन, मतलब आप बहुत इंटरेस्ट के साथ में देखोगे, आप घंटों तक उसको देख सकते हो, आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये है डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, वो कितने डेफिनेट फॉर्म में है, जितनी सुंदरता से उसको प्रेजेंट करेंगे, जितने प्यारे तरीके से अगर हमने लिखा, हैंड राइटिंग लिखी, अगर हम जितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमको याद रहेगा। जैसे कि ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, फीमेल का पिक्चर, बहुत ही सुंदर एक स्कल्पचर है, तो अगर आप अच्छा मैंने फोटो लगाया तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। लेकिन यही इसकी जगह में कोई भी बेक पिक्चर लगा देती या कोई भी बेकार सी पिक्चर लगा देती जो कि अच्छे से बनी हुई नहीं होती, तो शायद वो आपको याद नहीं रहेगी, है ना? अगर हम कोई सुंदर लड़कियां हो गई तो अगर सुंदर ड्रेसेस देखती है तो वो हमेशा उनको याद रहता है। कोई सुंदर सा क्या बोल सकते हैं, हमने बिल्डिंग देखी है या कोई मंदिर देखा है ना, कोई चर्च देखा है, तो वो हमेशा हमें याद रहेगा। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी की राइटिंग बहुत सुंदर है तो सारे क्लास वाले बच्चों को याद रहता है कि मैम उस लड़की की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो इसका यहाँ पे यही मतलब है कि जितनी अच्छी हैंड राइट, जितनी अच्छी तरीके से हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, उतना वो हमारा अटेंशन या दूसरों का अटेंशन हमारी ओर अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस। आइसोलेशन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, अलग होना। अगर कोई भी चीज एकदम अलग है इन्वायरमेंट से तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाएगा। जैसे कि अगर मैं क्लास लेने के लिए आती हूँ तो डेली कुछ मेरे क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, वो डेली बैठते हैं, सब साथ में बैठते हैं, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन अगर एक दिन कोई एक स्टूडेंट सबसे अलग कोने में बैठी रहेगी तो क्या होगा, टीचर्स का ध्यान डायरेक्ट उस स्टूडेंट पे जाता है कि वो कॉर्नर में अलग क्यों बैठी हुई है। सेम आप रोज कॉलेज आते हो, आपका जो डेली रास्ता है ना, तो आप डेली आते हो, कोई आप किसी चीज को नोटिस नहीं करते, लेकिन कभी रास्ते में कुछ काम चल रहा है, गड्ढा खोद दिया है, तो आपको फिर क्या, आपका ध्यान उस रास्ते पे जाएगा। तो कोई भी आइसोलेशन मतलब डेली एक्टिविटीज हट के अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्शन होता है, तो वो क्या रहता है, हमको हमेशा याद होता है, वो हमारे अट्रैक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे कौन इतने, ये फैक्टर्स वो है जो बाहरी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और हमारे इंटरनल फैक्टर है जो हमारे अटेंशन या ध्यान पे इफेक्ट डालते हैं, वो हम वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले है सबसे पहले है इंटरेस्ट एंड अटेंशन। ठीक है। तो इंटरेस्ट इज वेरी हेल्पफुल फैक्टर इन सिक्योरिंग अटेंशन। वी अटेंडेड टू ऑब्जेक्ट इन विच
वी आर इंटरेस्टेड देन दोज इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो सिंपल सी बात है, जो चीज आपको पसंद है, जिसमें आपका अटेंशन है, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है ना। आपको बाहरी उसके वो कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, अकेले बैठा हुआ है ना, वो उसका स्ट्रक्चर कितना सुंदर है, उसपे वो फ्रंट पेज पे दिया है, लास्ट पेज पे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या क्या है, इंटरनल फैक्टर है, आप इंटरनली क्या महसूस करते हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट कितना, आपका अटेंशन कितना, वो चीज आपको कितनी पसंद है या आपके कितने इंटरेस्ट की है ना। जैसे कि मूवी की बात देख ले, कभी आप अपनी इंटरेस्ट की मूवी देखते हो तो आपको उसकी पूरी स्टोरी वन बाय वन, लाइन, सॉन्ग सब याद रहते हैं। लेकिन वहीं आप कोई सी ऐसी मूवी देखते हो जो आपकी इंटरेस्ट की नहीं है, या उसके जो एक्टर्स है वो आपको पसंद नहीं है, तो वो स्टोरी लाइन आप भूल जाओगे, क्योंकि वहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है मोटिव। The basic drive and urge of the individual are very important in securing attention. Thirst, hunger, sex, curiosity, fear are some of the important motives that exercise define and influence upon attention. When hungry, we have attained to even tasteful food, but while our belly is full, we may not attain to even the tastiest one. तो मोटिव का मतलब यह है कि डिजायर या अर्ज, है ना, जब आपको किसी चीज की इच्छा होती है या डिजायर होती है, तो आपका अपने आप उस चीज की तरफ ध्यान चले जाता है। अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए ध्यान उस पर चले जाएगा। जैसे कि अगर आप मान लो, अगर जब आप भूखे होते हो तो आपको क्या बोलते हैं, हॉस्टल में भी आप अगर मेस में खाना खाते हो तो आप जाओगे तो आपको उस दिन का खाना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपका बेली फुल है, आपका पेट भरा हो और आप बाहर से रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हो, तो या एक पहली बात तो आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मोटिव, आपको अर्ज नहीं है उस चीज की। दूसरी बात क्या होगा कि आपको वहां का खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद में एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई एक टीचर है, वो बहुत अच्छे से एक प्रोसीजर पढ़ा रही है ना, लेकिन अगर वो प्रोसीजर आपको नहीं आता है तो लगेगा कि हाँ मैडम, अब मैडम का मतलब पढ़ाया मुझे याद है, आर्टिकल मुझे याद है। लेकिन मान लो कि अगर वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहता है, तो क्या आपको क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, आपको वो क्लास कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आपको वो क्लास क्या लगेगी, बोरिंग लगेगी। तो हमारी मोटिव मतलब हमारी अर्ज, हमारे जो ड्राइव है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हमारा अटेंशन, डिपेंड करता है कि हमारा अटेंशन वहां पे रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल सेटअप। A person always attain to those objects toward which his mind has set. For example, on the day of examination, the slightest thing concerning the examination easily attract the attention of the स्टूडेंट। मेंटल सेटअप से कहने का मतलब यहाँ है कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी चीजें जिसके लिए हमने माइंड सेट कर लिया है, तो फिर कोई भी चीज आ जाए अपना माइंड उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि एग्जाम के 10 दिन पहले, है ना, छोटी सी भी चीज, कोई मूवी देख रहा है आपकी फ्रेंड या वेब सीरीज देख रही है, तो आपका मन भी क्या, पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप क्या सोचोगे, यार थोड़ी देर में भी देख लेती हूँ, थोड़ी देर में रील्स देख लेती हूँ, इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूंगी। वहीं दूसरी ओर अगर एग्जाम के 1 दिन पहले की बात होगी या एग्जाम की मॉर्निंग की बात होगी, आपका आफ्टरनून में एग्जाम है और आपकी उनके हाथ में मोबाइल कोई दे भी देगा, आपके साइड में बैठ के रील देख भी लेगा, लेकिन आपका ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपका मेंटल सेटअप बना लिया कि नहीं, मुझे आज पढ़ना ही है, मेरा आज पेपर है। तो मेंटल सेटअप पे भी हमारा अटेंशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। Learning in a previous experience facilitates attention. If we know by our past experience that a particular person is a sincere to us, we pay attention to whatever he advise. पास्ट एक्सपीरियंस से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे एग्जाम्पल के थ्रू यह समझते हैं कि कोई इंडिविजुअल है ना, और हमको पता है कि ये टीचर जब भी आती है ये हमें अच्छी एडवाइस ही देके जाती है, या ये टीचर ने मुझे जब भी समझाया है तो मुझे मतलब मेरे अच्छे के लिए ही समझाया है। तो कभी भी जब भी वो आएगी क्लास में या कुछ समझाएगी, तो क्या होगा, वो टीचर का आपका ध्यान अच्छे से उनकी तरफ चले जाएगा। उनको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि बच्चों सुनो या बात मत करो, या कोई टीचर है जो अच्छे से पढ़ाती है, आपको उनको पसंद आता है, तो अपने आप आपका ध्यान उस पर चले जाएगा। लेकिन किसी टीचर्स के साथ में या कोई आपका कलीग, उसके साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी बातें करे, वो चाहे आपके फेवर में क्यों ना बोले, आपका ध्यान वहां लगेगा ही नहीं, आपका मन वहां पे लगेगा ही नहीं, आप उसकी बात को सुनना पसंद करोगे ही नहीं। तो पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा पास्ट हिस्ट्री कैसे रही है उस इंडिविजुअल पर्सन की तरफ, पर्सन के लिए, उस पर भी हमारा अटेंशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इमोशन। The emotion state in which a person determine attention. For example, a person attend only to bad qualities of his enemy. तो इसमें यह है कि इमोशन, किसी भी चीज को लेके हमारा क्या इमोशन है, इमोशन से भी हमारा अटेंशन पे इफेक्ट पड़ता है ना। जैसा कि कोई इंडिविजुअल इसके बारे में सोच लिया है कि नहीं, ये तो अच्छा इंसान है ही नहीं, इसकी तो बातें मुझे सुनना ही नहीं है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये कुछ भी बोले मुझे इस पे ध्यान नहीं देना, ये हमेशा मेरा बुरा ही चाहता है, तो वो कुछ भी अच्छी बात बोले आपका ध्यान उस पे जाएगा ही नहीं। लेकिन कोई अच्छा आपका दोस्त है, वो चाहे कुछ ऐसी बात भी कर रहा हो जो आपको नहीं पसंद है, तो भी आप क्या करोगे, ट्राई टू लिसन, कि नहीं शायद वो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, है ना। तो हमारे इमोशंस का भी बहुत इंटरेस्ट होता है ना। अब हमारे पेरेंट्स आते हैं अगर हॉस्टल में मिलने के लिए, है ना, तो हमारा एक अलग ही अटेंशन, नहीं मेरे पापा मिलने आ रहे, मेरे पापा मिलने के लिए आ रहे। लेकिन अगर आपके कोई क्लासमेट या जूनियर के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा ना, ठीक है आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे इमोशन का हमारे अटेंशन से बहुत कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है हैबिट। Habit is also an
important determinant of attention. A man develop the habit of attending to necessary and desirable things, and on the other hand, also develop habit of not attending to unnecessary and undesirable थिंग्स। तो यहाँ पे हैबिट का मतलब है कि हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। तो आदत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्धारक बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट है, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति अच्छी बातों पे ध्यान देने की आदत भी, हैबिट क्या हो सकती है, अच्छी बातों पे ध्यान देने की भी हैबिट होती है, और दूसरी तरफ जो बातें तुम्हें पसंद नहीं उस पर आप ध्यान नहीं भी दोगे, है ना। तो ये होता है हैबिट। तो हैबिट पे भी बहुत डिपेंड करता है। कोई इंडिविजुअल है, उसकी हैबिट है कि कहीं भी अच्छी बातें चल रही, कहीं भी पढ़ाई की बात चल रही, तो मुझे तो ध्यान देना ही है। कोई क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, और क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट, अगर मान लो कोई सोशल कमिटी या ड्राइंग पेंटिंग का कोई कंपटीशन है, तो वो बच्चे ऐसे हैं क्लास के कि मुझे तो कोई मतलब, हमें तो कोई मतलब ही ना, तो हमें पेंटिंग करना है ना हमें ड्राइंग करना है। तो उनकी क्या है, उनकी आदत ही नहीं है ना, उनको सिर्फ एजुकेशन से मतलब, एकेडमिक से मतलब है। उनको करिकुलम, जब ये को एक्टिविटी करिकुलम की एक्टिविटी जो होती है उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो क्या करेंगे, उस क्लास में वो ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी हैबिट में नहीं है। तो हैबिट भी हमारे अटेंशन पर डिपेंड करती है। अगर हमारी इंटरेस्ट की बात होगी, हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग बात होगी, तो हम उस पर ध्यान देंगे। अगर हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग की बात नहीं होगी, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है एम। Every man has an immediate and ultimate aim. So, as a student who is to pass the examination, we at once attend to the textbook or notes. एम, तो एम पे भी डिपेंड करता है ना, सबका इंडिविजुअल एम होता है। अभी आप स्टूडेंट हो, तो आपका क्या होता है कि एग्जामिनेशन में हमको अच्छे स्कोर से पास करना है, और अच्छे स्कोर से पास करने के लिए क्या होगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो जिनको भी अच्छे स्कोर से पास होना, पास तो सभी को ना, लेकिन कोई होता है क्लास में मुझे बिल्कुल टॉप करना है, तो उसका एम क्या है, फिक्स है, मुझे टॉप करना है। तो वो क्या करेगा कि क्योंकि उसका एम डिसाइडेड है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा कि मैं टॉप कर सकूं, है ना। वही दूसरी ओर कोई ऐसा है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ पास होना है, आगे जाके तो मुझे वैसे भी, ये तो मैंने सिर्फ डिग्री कंप्लीट की है, मुझे आगे जाके तो डांसिंग में या सिंगिंग वाले एरिया में, करिकुलम में आगे बढ़ना है। तो उनको क्या रहता है, वो जस्ट सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो पैशन है, उनका जो एम है लाइफ में, वो कुछ और है, ना कि ये फील्ड ऑफ वर्क उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे एम पे भी डिपेंड करता है। तो वो एग्जाम में क्या होता है, उस लेवल का अटेंशन देते हैं, है ना। तो हमारा एम क्या है, उस पर भी हमारा अटेंशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मीनिंग। इन कंपैरिजन टू मीनिंगलेस स्टिमुलाई, मीनिंगफुल स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन। सिंपल सी बात है, कोई सी भी नॉनसेंस, अगर आप मोबाइल में भी वीडियो स्क्रॉल करते, कोई भी नॉनसेंस बात आएगी, तो आप ऑब्वियसली उसको देखना नहीं पसंद करोगे। वहीं कुछ काम की बात होगी, मीनिंगफुल चीज आपको दिखाई देगी, तो आप आराम से उसको देखोगे, आराम से वो वीडियो देखोगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमेशा मीनिंगफुल चीजों के ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान जाता है, इन कंपेरिजन टू मीनिंगलेस स्टिमुलाई के ऊपर। लास्ट है डिपोजिशन, नेचुरल टेंडेंसी एंड टेम्परमेंट। Both are important internal factors which attract attention. For example, a man having religious disposition and spiritual temperament will attend to religious matter. तो यहाँ पे क्या है कि जो डिपोजिशन होता है और टेम्परमेंट होता है, दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं हमारे अटेंशन के लिए। एग्जाम्पल ये है कि कोई अगर व्यक्ति जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, तो उसका डिपोजिशन और टेम्परमेंट क्या होगा कि रिलीजियस चीजों के ऊपर वो बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, उसका अटेंशन बहुत इजीली रिलीजियस चीजों की ओर चले जाएगा। ये तो हमने क्या बच्चों, कुछ लिमिटेड इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरनल, जैसे कि हेरिडिटरी, हमारा एजुकेशन लेवल कितना है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हम किस स्कूल से पढ़े हुए, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा ट्रेनिंग एरिया हमारा कैसा रहता, तो उस पर भी हमारा अटेंशन क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स डील किए हैं, जो कि अटेंशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आती बच्चों, तो प्लीज कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।